हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज देवतीर साहू, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आई एम इंग्लिश गुरु, पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर। दोस्तों, यदि आप कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, आई मीन टू से, चाहे वो इंजीनियरिंग का कोर्स हो, कोई डिप्लोमा कोर्स हो, मेडिकल से रिलेटेड कोई कोर्स हो, जैसे वो MBBS, फार्मेसी या नर्सिंग, या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स हो, या फिर कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कोर्स हो, और अगर आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने में दिक्कत हो रही तो ये वीडियो आपके लिए, बिकॉज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ खासकर ऐसे लोगों को जिनको टेक्स्ट बुक पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होता है, वो भी टेक्निकल बुक्स की। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो सेशन। Good communication देव क्लासेस, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी देव क्लासेस, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ज्वाइन कीजिए देव स्पोकन इंग्लिश, न्यू सिविक सेंटर भिलाई। तो दोस्तों, होता यह है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक आपकी पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई है या फिर आपने तेलुगु तमिल में पढ़ाई की है, और जब आपका सिलेक्शन इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज या डिप्लोमा कोर्स में कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो फिर पता चलता है कि पहले दिन से ही आपकी पूरी पढ़ाई इंग्लिश में होना है, चाहे वो क्लास का लेक्चर हो, क्वेश्चन का आंसर लिखना हो, या फिर कोई सेशनल प्रैक्टिकल वाइवा में बोलना हो, या फिर टेक्स्ट बुक पढ़ना हो। इन चारों में जो सबसे कठिनाई वाली जो बात होती है वो है आपका टेक्स्ट बुक का पढ़ना, क्योंकि टीचर्स को भी पता होता है कि भाई कुछ बच्चों की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा वो कंसेशन दे देते हैं, थोड़ा कई बार हिंदी बोल देते हैं या सिंपल इंग्लिश बोलने का प्रयास करते हैं। लिखते समय भी आप टूटा फूटा लिख देते हो, डायग्राम या बुलेट पॉइंट्स में आप मेन पॉइंट्स को लिख के आ जाते हो तो नंबर मिल जाता है, और सेशनल प्रैक्टिकल में टूटा फूटा भी आप इंग्लिश बोल के जैसे तैसे भी समझा देते हैं तो एक्सटर्नल आपको मार्क्स दे देता है। लेकिन जब आप इंग्लिश बुक पढ़ने के लिए जाते हैं तो आप यहाँ पर समझना होगा कि ऑथर को नहीं मालूम कि आपकी इंग्लिश की कंडीशन क्या है। वो ये मान के चलता है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी तो वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा किताब लिखता है या लिखती है। तो तकलीफ यहाँ पर हमें हो जाती है क्योंकि हमारी इंग्लिश उस लेवल का नहीं है जो ऑथर यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आपको बुक समझना है तो आपको ऑथर की नज़र से समझना होगा कि वो ऑथर किस प्रकार से बुक लिख रहा है, उसका स्टाइल क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो ऑथर बुक लिखता है वो किन बातों पे ध्यान देता है। तो कोई भी जो टेक्निकल बुक्स लिखी जाती है उसमें सबसे ज़्यादा कोई ग्रामर घिसा जाता है तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। मान के चलिए कि 60-70% प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो एक एग्जाम्पल ये हो सकता है, फिजिक्स की अगर अपन बात करें, करेंट फ्लोज फ्रॉम A to B, करेंट फ्लोज फ्रॉम A to B, तो करंट जो है A से B की तरफ बहता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। अ पेशेंट गोज फॉर लॉन्ग सर्जरी, मेडिकल टर्म्स में आप ऐसा बोल सकते हैं, तो एक पेशेंट को लंबे सर्जरी से गुजरना होता है। या कॉमर्स की भाषा में आप ऐसा कह सकते हैं कि बायर गिव्स 18% GST ऑन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो बायर्स जो होता है, खरीदार जो होता है, वो 18% GST देता है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। या मैनेजमेंट के भाषा में एक सेंटेंस आप ऐसा पढ़ने को मिलता है, अ मैनेजर यूजेस मास्लोज थियरी कैरेट एंड स्टिक, तो एक अच्छा मैनेजर जो है वो मास्लो की थियरी को यूज़ करता है जिसमें कैरेट और स्टिक की बात होती है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस, इसी तरह से ज़्यादातर आपको सेंटेंसेस मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा पैसिव वॉइस, ठीक है ना। जैसे कि पेशेंट इज गिवन एनेस्थीसिया, तो पेशेंट को, मरीज को एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक। फिजिक्स की भाषा में एक सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर इज यूज्ड एज ए कंडक्टर, तो कॉपर यानी तांबा, तो तांबा को यूज किया जाता है कंडक्टर की तरह, एक चालक की तरह। कॉमर्स की भाषा में एक सेंटेंस आप बोल सकते हो, टैक्स इज नॉट टेकन फ्रॉम सीनियर सिटीजन्स, तो टैक्स नहीं लिया जाता है सीनियर सिटीजन से। तो ज़्यादातर इस टाइप के आपके ग्रामर्स मिलेंगे। इसके बाद फिर आपको EZMR से रिलेटेड सेंटेंसेस मिलेगा जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हम सीधे सीधे उनकी अवस्था संबंधित जानकारी देते हैं। जैसे कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, तो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर आप बोल सकते हो, इट इज़ अ गुड थ्योरी, या इट इज़ द थ्योरी ऑफ फलाना। तो इस तरह से EZMR लगा के हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसमें अगर आप टेंसेस का, तो प्रेजेंट टेंस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, पास्ट और फ्यूचर ना के बराबर मिलेगा। और मोडल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, तो ये तो मान के चले कि तो ना के बराबर होता है, ये मतलब कढ़ाई पनीर में पनीर मिलने के बराबर होगा, ठीक है। तो ये ग्रामर ना के बराबर यूज़ होता है। और इवन आपके जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, आई, वी, यू, दे, ये भी आपको ना के बराबर मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, ठीक है, और पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं, EZMR के केसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर आप न्यू कमर हैं, बिगिनर हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत क्या होगा, तो ग्रामर इज़ नॉट अ बिग टास्क,
ठीक है। सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है वो होता है वोकैबुलरी का, शब्द भंडार। चूंकि हम पूरी पढ़ाई 12th तक हिंदी से किए हैं और अचानक इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, तो जितने भी नए नए जो शब्द होते हैं उनके मीनिंग हमको पता नहीं होता है, और चूंकि मीनिंग पता नहीं होता इसलिए हमको वो जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसको पढ़ने में दिक्कत होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि वोकैबुलरी क्यों जानलेवा है, इतना खतरनाक क्यों है। तो चलिए देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी और पावर के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो देखिए यहाँ पर आपका थ्योरी शुरू हो जाता है। और देखिए थ्योरी क्या बोलता है, इंट्रोडक्शन। द टर्म वर्क एनर्जी एंड पावर आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन एवरीडे लैंग्वेज। ठीक है, तो देखिए टर्म्स, तो टर्म्स मतलब होता है कि एक किसी की शब्दावली, ठीक है ना। तो कोई शब्द जो है, जैसे कि वर्क शब्द है, एनर्जी है, पावर है। फ्रिक्वेंटली मतलब ज़्यादातर, यूज्ड इन एवरीडे लैंग्वेज, तो हमारे जीवन में अक्सर ये शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। अ फार्मर प्लोइंग द फील्ड, तो फार्मर मतलब होता है आपका किसान, क्या होता है, किसान, क्लियर। और प्लोइंग मतलब होता है खेत जुताई करना, और फील्ड का मतलब होता है आपका खेत, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है अ कंस्ट्रक्शन वर्कर कैरिंग ब्रिक्स, तो कोई अगर वर्कर है जो काम कर रहा है वो ब्रिक्स यानी ईंट, तो ईंट ले जाता है। अ स्टूडेंट स्टडिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो एक छात्र जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। एन आर्टिस्ट पेंटिंग अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, ऑल आर सेड टू बी वर्किंग, सभी को वर्किंग या वर्क कहा जाता है, काम कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर फिर आपका जो है ये आपका पैसिव वॉइस यूज हो गया, ऑल आर सेड टू बी वर्किंग, क्लियर है। इन फिजिक्स, तो फिजिक्स की अगर अपन बात करें, हालांकि हाउएवर यानी होता है हालांकि, ठीक है। somebody who has the capacity to work for 14 to 16 hours a day is said to have a large stamina और energy। तो somebody मतलब कोई, who has the capacity to work, जिसके पास क्षमता है काम करने का 14 से 16 घंटा, ठीक है। is said to कहा जाता है to have होना, लार्ज स्टेमिना और एनर्जी, उसके पास जबरदस्त ताकत है। तो कुल मिला के आप देखिए कि अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ा समस्या देखिए इसमें पूरे के पूरे वोकैबुलरीज का है, शब्दावली का ही है। और ये तो मैंने बड़ा सिंपल सा टॉपिक लिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो यहाँ पर समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको वोकैबुलरीज की दिक्कत आ सकती है। तो अब मैं आपको एक एक करके तरीका बताता हूँ कि यदि आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको किस तरह से पढ़ना है। तो रूल नंबर ये कहता है कि भाई जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको तो कम से कम 7-8 बार पढ़ना पड़ेगा। ये मैं बिगनर्स की बात कर रहा हूँ, शुरू के 2-4 बार में तो समझ में आएगा नहीं, आप 7-8 बार पढ़ेंगे तब जाके थोड़ा बहुत कुछ समझ में आएगा। दूसरा टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, इफ यू आर रीडिंग एनी काइंड ऑफ चैप्टर यू मस्ट हैव अ डिक्शनरी। ठीक है, आपके पास डिक्शनरी होना बहुत जरूरी है क्योंकि यही शब्दावली आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा। ठीक है, या तो आप मोबाइल का प्रयोग करें या फिर आप टेक्निकल डिक्शनरी मार्केट से जरूर उठा लें और नोट्स बनाते चले। सबसे अच्छा यही कि पेंसिल का यूज करें और जो भी आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं जिसके भी आपको मीनिंग नहीं पता है उसको आप बुक में लिखते चले जाएं, क्योंकि जब आपको दोबारा उसको रिवीजन करना होगा तो फिर से उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये शब्दों का कलेक्शन आपके पास होना इसलिए भी जरूरी है, अगर आप मान लो इसको स्किप कर देते हैं तो यही सारे शब्द फिर दूसरे तीसरे चैप्टर में जरूर आएंगे, तो उसका आप कलेक्शन आप लेकर चलते चले। तीसरा टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो सबसे अच्छा ये है कि आप उस चैप्टर को पहले समझ लीजिए। कोई दोस्त अगर आपको अच्छे से समझा देता है तो आपके लिए आसान होगा। देखिए क्या होता है कि किसी भी चैप्टर को समझना है तो दो बातें हो सकती है, एक तो इंग्लिश नहीं आ रही है इसलिए हमको चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा कई बार क्या होता है कि किसी चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं भले वो हिंदी में ही क्यों ना हो लेकिन उसके बावजूद भी चैप्टर समझ में नहीं आता क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उसका टफ है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पहले से क्लियर है और आपको पता है कि भाई जैसे अगर आपको न्यूटन लॉ पढ़ रहे हैं, है ना, द लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, उसके बारे में पहले से जानते हैं तो आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि कोई स्टोरी आप पहले से आपको पता है और उसी को आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो तीसरा टिप ये है कि जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं अगर उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पहले से क्लियर कर लीजिए। अगर क्लास में आपको टीचर ने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, चलो क्लास का तो फिर भी समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा दोस्त की मदद लीजिए, या फिर दोस्त की मदद नहीं ले सकते हैं तो अगर यही कहीं हिंदी में मिल जाए तो हिंदी के माध्यम से आप उसको पढ़ के आप थोड़ा सा चैप्टर को थोड़ा सा फंडे क्लियर कर लो, या फिर यूट्यूब के माध्यम से उसको आप देख के थोड़ा सा चैप्टर को क्लियर कर लीजिए। फिर अगर आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो आसान हो जाता है।
लास्ट टिप मैं आपको देना चाहूँगा, एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन का नाम है गूगल ट्रांसलेट। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट क्या करता है ज़्यादातर कि कोई भी भाषा को दूसरे भाषा में कन्वर्ट कर देता है। मान लो अगर आपको 10 लाइन नहीं पता हिंदी का, आप उसमें टाइप कर देते हैं, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है। या तेलुगु, तमिल, बंगाली कोई भी भाषा है उसको दूसरे भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है। बट ये बहुत मैं बोलूँगा सटीक आंसर तो नहीं देता, लेकिन 70-80% आपको सही आंसर दे देता है और कुछ कुछ कठिन शब्दों की भी मीनिंग बता देता है। बट दिक्कत ये है कि आप बुक पढ़ रहे हो तो बुक को हम कैसे ट्रांसलेट करें। तो देखिए गूगल ट्रांसलेट की खासियत है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये गूगल ट्रांसलेट मैंने खोल लिया है। अब खोलने के बाद आप देखिए जैसे कि यहाँ पे कैमरा का आइकॉन है, मैं इसको ऑन करता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू वगैरह मैं जो भी है इसको अलाउ कर देता हूँ, आप भी अलाउ कर लीजिएगा। और अलाउ करने के बाद देखिए बुक मेरे पास खुला हुआ है, इसके ऊपर मैं इसको रखूँगा। ठीक है, रखने के बाद स्कैन का एक बटन आता है, इसके माध्यम से फिर मैं एक फ़ोटो इसका मैं ले लूँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये स्कैन कर रहा है उसको, और ये देखिए स्कैन होने के बाद देखिए यहाँ पे ब्लॉक्स वगैरह सब बना हुआ है। तो आप इसको उंगली से अपने फिंगर से इसको आप पूरा का पूरा वाइट कर लीजिए कि जिस पोर्शन को आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चलिए मैं अभी जो आपको मैं पढ़ा रहा था वो है ना वर्क एनर्जी, ये मैंने कर लिया। ठीक, करने के बाद जैसे आप ऊपर में क्लिक करते हैं, अब यहाँ को जाके लैंग्वेज को सेट करना है। ठीक है, ये स्पेनिश है तो इसको आपको पहले हिंदी करना पड़ेगा, ये हिंदी है। फिर आप जब ऊपर आके देखते हैं तो देखिए ये जो भी आपने फ़ोटो खींचा था ये उसका इंग्लिश हो गया, और जब इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए यहाँ पर उसका हिंदी आ चुका है। तो परिचय शब्द काम, ऊर्जा और शक्ति, रोज़मर्रा की भाषा में खेत की जुताई करता है किसान, निर्माण करने वाला कर्मचारी। तो ये करीब करीब आपका जो भी आपने जो पिक लिया था, ये देखिए ये जो पिक लिया हुआ है ये सारा का सारा आपका इंग्लिश में यहाँ आ चुका है। और जब आप नीचे जाते हैं तो आपको हिंदी में पूरा का पूरा ये मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से भी आप गूगल ट्रांसलेट का मदद ले सकते हैं। बट लेट मी रिपीट, 70-80% सही रिजल्ट देता है, कहीं ना कहीं 10-20% में थोड़ा सा झोल मार देता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। बट अच्छी बात यह है कि बहुत सारे जो कठिन शब्द होते हैं, आप क्या करते हो कि डिक्शनरी को एक एक शब्द को पकड़ पकड़ के उसका मीनिंग निकालते हैं। ये एक साथ पूरा का पूरा चैप्टर वाइज आपको पूरा मीनिंग निकाल के दे देगा, और जो जो कठिन शब्दों के मीनिंग नहीं पता है उसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीका है जिसको मैंने आपको बताया। बट लेट मी क्लियर वन थिंग, अगर आप बिगिनर हैं तो शुरू में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। और इवन ये प्रॉब्लम मैंने भी अपने लाइफ में फेस किया जब मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। और बेसिकली बिकॉज आई बिलोंग टू हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, तो पहले साल मुझे काफ़ी दिक्कत हुआ खासकर बुक पढ़ने में। बट फिर भी जैसे तैसे चीज़ें हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ को करें। कम से कम 2 महीना अच्छे से आपको डिवोट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेशेंस का गेम है। तो फिर से मैं रिवाइज करा दूँ चीज़ों को कि सबसे पहली बात तो आपको 4 से 5 बार हर एक लाइन को आपको पढ़ना होगा। दूसरा, वोकैबुलरीज का दिक्कत होगा तो आपको एक अच्छा डिक्शनरी यूज़ करना होगा। तीसरा, कोशिश ये करें कि कॉन्सेप्ट पहले से अगर क्लियर करवा ले किसी के माध्यम से तो वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, यूट्यूब या फिर हिंदी बुक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे अच्छा है गूगल ट्रांसलेट, तो गूगल ट्रांसलेट के भी माध्यम से आप बुक्स को पढ़ सकते हैं। तो होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ काम के टिप्स मैं शायद दे पाया, मदद कर पाया होऊंगा आप लोगों का। और अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।